Hello everyone, this is Shruti and today we are here to discuss the chapter Fundamentals of Partnership from class 12th. Today we are discussing some of the theoretical important points of this chapter. सबसे पहले तो you should know the meaning of partnership. See, partnership का जो भी rules and regulations है, इसका meaning, इसकी सभी details पार्टनरशिप एक्ट 1932 में mentioned होती हैं. पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप मेंशन करता है. सो ऑल द स्टूडेंट्स शुड लर्न द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप. इट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932. देन सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज डैट एक कोई भी सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता. सिंगल अगर पर्सन बिजनेस करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, एज वी हैव ऑल डन इट इन 11th क्लास. तो पार्टनरशिप के लिए कंडीशन होती है कि देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 पर्सन. तो यहाँ पर अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएगा. 2 से ज़्यादा बंदे होंगे तो ही पार्टनरशिप बन सकती है. बट देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप की है 50, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013. सी, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है. कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन करता है कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए एंड मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज पार्टनरशिप में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके काम कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या होना चाहिए? दे शुड हैव अ प्रॉफिट मोटिव. अगर उनका नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो आपका कौन सा चैप्टर, वो आपका कौन सा टॉपिक बन जाएगा? वो आपका टॉपिक बनेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके कुछ काम कर रहे हैं विद प्रॉफिट मोटिव तो वो आपकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप. नाउ अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है बट अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन लेके जा रहा है तो भी वो पार्टनरशिप नहीं है. तो डैट मीन्स पार्टनर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पार्टनर्स का ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो वाला प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. अब वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स आपस में जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे कि कई बार कई पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्वल होता है, कई में कुछ रेशो गिवन होती है, तो दैट इज सेपरेट इशू, बट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए कोर्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ओरल भी हो सकती हैं और वो रिटर्न भी हो सकती हैं. ओरल मीनिंग कि आपने आपस में मौखिक डिस्कस कर लिया कि ठीक है भाई हम ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे और प्रॉफिट ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो अगर वो मौखिक है तो ठीक है, वो ओरल हो गया. लेकिन अगर वही टर्म्स एंड कंडीशंस, वही कंसेंट अगर रिटर्न में है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है. So the basic meaning of partnership deed is written agreement between partners which mentions the terms and conditions of partnership. पार्टनर्स के बीच में जो भी रिटर्न में एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न है तो वो पार्टनरशिप डीड है. अगर वो ओरल है तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगा. तो कानूनन रूल के अनुसार पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है. मींस पार्टनर्स ओरली भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर वो रिटर्न में करते हैं तो ये ठीक रहता है. ठीक है. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन्ड होता है? जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन्ड हो गई. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाइक इक्वल होगी या 2:1 हो गई या 3:2 हो गई. या फिर जो पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखा है उसकी हो गया कि कौन सा पार्टनर अपने कैपिटल पे कितना ब्याज लेगा. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकती हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीनिंग ड्राइंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. उस ड्राइंग्स पे कितना पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके बारे में पार्टनरशिप डीड मेंशन करती है. देन सैलरी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, ये सब आपकी किस में मेंशन होंगी? पार्टनरशिप डीड में. देन अगेन आई एम मेंशनिंग दैट पार्टनरशिप डीड का रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा बेहतर होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास हो तो. बट सिंस हमने क्या बात करी है
कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, मीन्स पार्टनर्स के एग्रीमेंट का रिटर्न में होना कुछ कंपल्सरी नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में ना हो, मतलब कि ओरली डिसाइड कर रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा? मान लो कोई पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है और कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उस केस में पार्टनर्स के बीच में इक्वल होगी। इक्वल मीनिंग रेशो विल बी 1:1 और 1:1, डिपेंड्स कि कितने पार्टनर्स हैं। इक्वल मीनिंग कि सभी पार्टनर्स आपस में इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड, इक्वल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर कोई पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है। ऐसे ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने, देखो पार्टनर्स फर्म में अगर पूंजी लगा रहे हैं तो डैट इज कैपिटल, ठीक है, वो उसका वापसी का ऐसा कुछ यूं चक्कर नहीं होता, लेकिन लोन प्रॉपर होता है। लोन किसी भी फर्म के लिए वही आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीटेबल होता है, जिसपे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है तो भी फर्म को उस लोन पे जो कि पार्टनर ने दिया हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाह रहा है तो वो कैसे एडमिट होगा? दूसरे पार्टनर्स, अगर सभी बाकी पार्टनर्स की कंसेंट है तो ही एडमिट कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।